ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में। और 2 राउंड्स के पूरा होने के बाद अब बारी है तीसरे राउंड की, जो जुड़ा है संवाद की शैली यानी कि आपके अल्फाज की अदायगी से। विनोद जी शुरुआत कीजिए। दयानंद जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे है। मैं मानता हूं कि आप जीत गए, नांगल चौधरी से आप विधायक बन गए और आप हरियाणा की विधानसभा में बैठे हैं। और हरियाणा की विधानसभा कैसे चलती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, समस्या हल्के की बहुत ज़्यादा है। अधिकारी के बतौर मैं भी विधानसभा में गया हूँ और स्पीकर आपकी बात सुनना नहीं चाहता। आपके पास 1.5 मिनट का टाइम है अपने हल्के की समस्या रखने का, आप कैसे रखेंगे? ऑनरेबल स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये देखो, हम भौगोलिक दृष्टि से हमारा क्षेत्र सबसे दूर है जी, और राजनीति में भी अभी तक जो चर्चा ये हो रही है कि पिछलग्गू ही राजनीति रही है और वो कहीं हद तक वो क्योंकि हरियाणा में मेजोरिटी नहीं है दक्षिणी हरियाणा की, ये एक कारण है जी। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल स्पीकर से और अपनी बात मनवा करके रहेंगे। मुझे स्पीकर को भूगोल समझ नहीं आती है, उसको इशारा समझ आता है, तब आप अपने आप को कैसे फोर्स करेंगे? भाषण देके बताइए। फोर्स नहीं करना हमें, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तहजीब से बात करेंगे। जैसे ये स्पीकर हैं, आप इनसे बताइए। अभी तो स्पीकर सर देखिए, हमारी वाजिब मांग है और प्रजातंत्र में लोगों का हित सबसे पहले है, तो जो लोगों की हमारी मांग वही मैं उठाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप हमें अवसर दीजिए। किशोर जी, मेरे ख्याल 1.5 मिनट हो गया, नेक्स्ट ले लें। हाँ जी, राधेश्याम जी, आपको तो एडवांटेज है, आप विधायक रहे, आप बताइए स्पीकर को कैसे काबू करेंगे? जहाँ तक सवाल है, हम उनसे बताएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि स्पीकर सर, हम लोगों से चुन कर के आए हैं और लोगों की बात समस्या हमें विधानसभा के पटल पर रखनी है, इसलिए आप हमें अवश्य समय दो। और स्पीकर जो है वो कभी किसी विधायक को इस बात के लिए मना नहीं करते हैं और वो टाइम देते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी ज़्यादा बोलता है तब वो कहते हैं, फिर वो सर 0 आवर्स में मिनट 2 या 3 मिलते हैं और 2-3 मिनट आपने रिक्वेस्ट में लगा दी तो समस्या का टाइम तो खत्म हो गया। नहीं, रिक्वेस्ट तो एक ही वाक्य में हो गई जी, और मैं आपको 1.5 मिनट में समस्या बता देता हूँ, सारी आप सुन लो मेरी। चलो चलिए विनोद जी से पूछते हैं। विनोद जी आप बताइए। मेहता जी, हमारी सरकार आने वाली है, हमारी पार्टी का स्पीकर होगा जी, और स्पीकर से हम अच्छे तरीके से निवेदन करेंगे, नहीं मानेंगे फिर निवेदन करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, उसको मानना पड़ेगा, सच्चाई से निवेदन करेंगे। मतलब आपकी पार्टी का स्पीकर होगा तभी आपका निवेदन स्वीकार होगा, आप कांग्रेस वालों को नहीं बोलने दोगे? नहीं, ये नहीं है कांग्रेस वाले, नहीं, सरकार आपकी हमारी आने वाली है सर। जी जी जी। अगर आपकी पार्टी लेके आ का रही है। विनोद जी, अगर आपकी पार्टी का स्पीकर नहीं होता, हाँ सर, तब कैसे करेंगे आप? सर उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि ये मैं काम सच्चाई से कर रहा हूँ जी और ये समस्या क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर है जी, इसको आप सुनो, अगर गलत हो तो मत सुनो, लेकिन सही होगी तो आपको सुनना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा। चलिए चंद्र प्रकाश जी प्लीज आप। सर हम केवल स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट सुनी जाएगी, और रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई तब भी हम जनता की जो डिमांड है स्पीकर के सामने रख देंगे। झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। ये पक्का है? पक्का है सर आप मुमताज जी। विनोद जी सभी से इसके बारे में प्रश्न है। सभी लोगों ने कहा कि हम फोर्स देके आवाज उठाएंगे, स्पीकर को सुननी पड़ेगी। मान लो स्पीकर नहीं सुनता है तो मेरी सभी से चंद्र प्रकाश जी से पूछूंगा, वो किसी भी कीमत पे सुनने को तैयार नहीं है और आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो कैसे करोगे? सर समय 1.5 मिनट का मिलेगा। 1.5 मिनट में रिक्वेस्ट के साथ साथ समस्याएं जो इलाके की हैं वो हम इलाके की समस्याएं भी उनके सामने रख देंगे, वो सुने ना सुने वो उनकी। विनोद जी कविता जी के पास चलते हैं, संवाद एक्सपर्ट है हमारे पास। सब लोगों के लिए सवाल ये है। कविता जी आपका माइक ऑन कर लीजिए, शायद ऑडियो कम आ रही है। सवाल जो है सब लोगों के लिए है। बेसिक बात ये है कि आपके पास 1.5 मिनट का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइम है। आप ये अगर रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मेन प्रॉब्लम है या मेन सिचुएशन चल रहा है वो आप प्रेजेंट तो कर ही नहीं सकते हो। किसी भी कंपनी या चाहे आप राजनीति बोलो या किसी भी एमएनसी कंपनी बोलो या किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलो, अगर 2 मिनट का टाइम दिया जाता है तो उस 2 मिनट में पूरी तरह से कन्विंस करके प्रेजेंटेशन दे के क्लाइंट को कन्विंस करके आ सकते हो, तो आप स्पीकर को कन्विंस नहीं कर सकते हो।
ये मेरा सवाल है। नहीं, हम स्पीकर आपका जो अपनी प्रॉब्लम request के है वो साथ-साथ उनके सामने रखना है। हम अपनी रिक्वेस्ट जब के हमारे साथ-साथ पास स्पीकर ने 2 मिनट का टाइम दे ही दिया तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम बोलना शुरू कर देंगे, धड़ाधड़ 2 मिनट में खत्म कर देंगे। और आप बताओ, आप खत्म कर दें 2 मिनट में। रिक्वेस्ट के साथ साथ प्रॉब्लम जो इलाके के हैं वो भी उनके सामने। दयानंद जी आप बताओ, राधे श्याम जी ने कहा हम धड़ाधड़ बोलेंगे, आप क्या करोगे? नहीं, धड़ाधड़ तो बोलना ही है, 2 मिनट का टाइम दिया है। जी। रिक्वेस्ट के साथ अपनी बात भी रखी जा सकती है और बात रख भी देंगे, अवसर मिला तो बात रख भी देंगे। मैं चलिए, कॉमन जज साहब ये जो क्वेश्चन है जी, ये भविष्य के गर्भ में है। हाँ जी जी। अभी राधे श्याम जी को छोड़ के किसी को ये अवसर नहीं मिला कि वो अपनी इसमें ये बता सके वाक्पाटुता क्या है, स्पीकर को कैसे खुश हमने रखना है। तो सुना सुनाई है। आप एक और request इनमें से हमारी अगर है। पूरी तरह से ये भी पूछा जाएगा कि बगैर एमएलए रहे ये विधानसभा कितनी दफा इनका विजिट वहां पर दर्शन हुए हैं, तो वो बहुत कम समय निकलेगा। जी। इनका ज्यादा समय अपने क्षेत्र में तो निकलेगा, जी। एरिया में इन्होंने लोगों को जूझते तो देखा होगा, जी। मगर विधानसभा में कैसे चलती है, कौन सा प्रोसीजर है, और जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि वहाँ भी तिगड़मबाजी लगानी पड़ती है समय लेने के लिए। जी। और आपको याद है कि किस तरह से हमारी रिसेंटली लोकसभा में एक आपके बहुत जूनियर मेंबर को सबको काट करके उसको जी हरियाणा की तरफ से बोलने का नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो वहाँ भी तिगड़मबाजी है। मैं तो समझता हूँ कि ये सवाल प्रीमेच्योर था। नहीं बिल्कुल जज साहब आपकी राय बिल्कुल ठीक है। तिगड़मबाजी का वहाँ जाके सीखेंगे, अभी हमने वो तिगड़मबाजी नहीं सीखी, वहाँ नहीं पहुंचे हम। ऐसा है जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि समय देने के लिए हरियाणा विधानसभा में तिगड़मबाजी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो पर्ची स्पीकर आते बैठता है, सब उसको पर्ची पकड़ा देते, तो सबको टाइम देता है। और टाइम जब आपने ये कहा, पहला ही बात आपने कही कि आपको 2 मिनट का टाइम दिया, तो हमें रिक्वेस्ट किस लिए करनी है? मुझे ये लग रहा है कहीं हम असली मुद्दे से भटक गए। असली मुद्दा ये था कि आपको 1.5 मिनट का टाइम मिला है, स्पीकर के सामने आपको क्षेत्र की समस्या रखनी है, आपको कैसे उसको जुगाड़ करना है वो क्वेश्चन नहीं था। आप स्पीकर को एड्रेस कर सकते थे, अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ यह समस्या है, उसके ऊपर आप 1.5 मिनट की भाषण देते तो आज बेहतर होता, रादर देन ये बताना कि वहां पर पर्ची निकलेगी या उसको मनाएंगे पटाएंगे। वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर आप चाहें तो आप समझिए, हल्के की प्रॉब्लम सॉल्व आप समझिए मैं स्पीकर हूं, मुझे आपको 1.5 मिनट का मौका मिला, भाषण शुरू कीजिए। सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद अपने जो इलाके की प्रॉब्लम है जो शुरू कीजिए, भाषण शुरू कीजिए। सबसे अधिक तो मेरे इलाके में जो पानी की समस्या है, जिसके लिए हमारी सांसद जी ने अब तक जो सांसद बने हैं उनमें सबसे अधिक मेहनत करके और इलाके में पानी लेकर आई है। और इसी के साथ साथ हर गांव को पानी की लाइन, वाटर लाइन से जोड़ा गया है। साथ साथ इलाके के अंदर जो महिला कॉलेज उन्होंने शुरू करवा दिया है, और जो इलाके की और प्रॉब्लम रह गई है। आप अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, समस्या की बात है यहाँ पर, आपको समस्या बताना, अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक जो समस्याएं हैं, अब विनोद जी आप बताइए। समस्या पानी की समस्या है। आप अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को सिंपल क्वेश्चन है, आपने विधानसभा अध्यक्ष को एड्रेस करना है और नांगल चौधरी की जो समस्या जिसके माइंड में वो आपने बतानी है, सीधे बताइए, शुरू क्यों? स्पीकर उसका नोटिस लेता है नहीं लेता बात की बात। भाषण शुरू कीजिए। सबसे पहली समस्या तो पानी की है सर, उसके बाद हमारे बिजली की समस्या है जी। दक्षिणी हरियाणा में ना बिजली है ना पानी है, और वैसे भी बैकवर्ड एरिया है जी। एजुकेशन में अब मंदरगढ़ जिला अच्छा चल रहा है, मेहनत करते हैं लोग, पढ़ाई में ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे इनकम कम होती है, बैकवर्ड सा एरिया है, पानी नहीं है, खेतों में फसल पैदा नहीं होती, इसलिए वो एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं। और स्पीकर साहब को ये निवेदन करेंगे बार बार, अगर हमारे पानी की समस्या है स्पीकर साहब को मानना पड़ेगा। दयानंद जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, हमारे नांगल चौधरी हल्के की जब बात करूं तो 3 सेगमेंट्स में मैं बांटना चाहूँगा। मेरा अपना एक क्षेत्र है दोहान 25 गांव और उसके सराउंडिंग के आते हैं, उनकी टोपोग्राफी कुछ अलग है। एक नलवाटी का क्षेत्र, निजामपुर क्षेत्र आता है, उसका कुछ अलग है, और नांगल चौधरी का तो एरिया उसके सराउंडिंग का अलग है। सबसे जो मेन समस्या है हमारे क्षेत्र की पानी की है, और पानी की भी, पीने के पानी की फ्लोराइड की मात्रा है, उसका भी ध्यान रखना है कि हम आर वगैरह का यूज़ किया जाए या नहीं। और इरिगेशन सिस्टम में भी इरिगेशन का पानी ही नहीं है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, पावर का वैसे ही बुरा हाल है। दयानंद जी का टाइम एक्सीड कर रहा है, और अजय जी आप चाहेंगे कि राधे श्याम जी से भी हम? हाँ, राधे श्याम जी से मैं कहूँगा कि बिल्कुल भाषण के स्टाइल में बोलें। स्पीकर सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की बहुत कमी है, और मैं ये चाहता हूँ कि नहर के माध्यम से वहाँ पर पीने का पानी पहुँचाया जाए। और जो मेरा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ नहर नहीं जा सकती, इसलिए मेरा निवेदन ये है कि वहाँ हैंडपम्प के लिए पैसा दिया जाए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने एक स्कीम गवर्नमेंट को दी है,
कि भाई हर गांव के अंदर एक तालाब बनाया जाए और उसके चारों तरफ मिट्टी डाल करके वहाँ पेड़ लगाए जाएं, जिससे हमारा पानी रिचार्ज भी होगा और जो पेड़ लगेंगे उससे हमारा पर्यावरण ठीक होगा। तो सरकार को आप ये निर्देश दें कि वो योजना लागू की जाए। दूसरा, स्पीकर साहब की हमारे यहाँ जो तालाब बने हुए हैं, बांध बने हैं, उनको नहर से जोड़ा जाए और नहर से जोड़ने से क्या होगा कि हमारा जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 नदियां हैं, 2 नदी और आपका टाइम 1.5 मिनट से वर्षा के समय में उसमें पानी डाल दिया जाए। आपका टाइम 1.5 मिनट से एक्सीड कर गया। मेरा चौथा क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप चारों में से कोई भी कभी नंबर वाइज नांगल चौधरी से विधायक बन जाते हैं, हल्का आपने देखा हुआ है, आप अपने हल्के को पूरी तरह जानते हैं? यस सर। कितने गांव है विनोद जी? यस सर। 101 बूथ कितने हैं विनोद जी? बूथ याद नहीं है, गांव याद हैं? 100 से ज्यादा गांव हैं। 101 गांव हैं। आपके पास अगले 20 साल का क्या रोड मैप है कि आप नांगल चौधरी की तस्वीर यहां से बदल के ये कर देंगे? विनोद जी आपसे। सर, नांगल चौधरी का समस्या सबसे ज्यादा पानी की है। अगर पानी की समस्या दूर हो जाए, 20 साल का प्लान है विनोद जी, 20 साल, मैं 20 साल आगे पूछ रहा हूं। अगर नांगल चौधरी की पानी की समस्या दूर हो जाए जी, तो नांगल चौधरी ऑटोमेटिक ही जी बहुत आगे चला जाए, क्योंकि पढ़ाई और ईमानदार लोग हैं, पढ़ाई अच्छी करते हैं, ईमानदार लोग हैं। अगर नहरों से जोड़ दिया जाए, वहां नहरें चली जाए नांगल चौधरी में जी, अगर नहरें चली जाए नांगल चौधरी में, पानी की समस्या दूर हो जाए, तो वहां के लोग ईमानदार हैं जी और मेहनत करते हैं जी, वो 20 साल में बहुत आगे चले जाएंगे जी। हमारे सिर्फ दिक्कत ये थी कि हमारे नांगल चौधरी क्षेत्र में करीबन 15 साल से पानी नहीं है। विनोद जी सही कह रहे हैं। हाँ सर, यस सर। सबसे करो 20 साल का विजन, आप 20 साल में आप क्या उसका सर हल्के में इस जो आप कह रहे हैं वो बात मैं समझ रहा हूँ। हल्के में इस वक्त सर हल्के में इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि हर गांव को डीआई पाइप से सांसद जी के द्वारा जोड़ा जा रहा है। आने वाले 50 साल तक, नॉट 20 साल, आने वाले 50 साल तक अगर वहाँ पानी की समस्या दूर हो जाए, बिजली की समस्या दूर हो जाए, तो दक्षिणी हरियाणा नांगल चौधरी क्षेत्र कभी पीछे नहीं रहेगा, हरियाणा में 100 से ऊपर रहेगा। 20 साल में मतलब आपकी केवल पानी की योजना है? नहीं, पानी की है, बिजली की है, एजुकेशन की है। चलिए समस्याएं दूर हो जाएंगी जी। कि मैं एक तो पहला काम मेरा ये कि मैं नहर जो फ्लड वाटर है वो ला कर अपनी नदियों में डालूंगा, तालाबों में डालूंगा, जिससे हमारा वाटर लेवल ऊपर आएगा। इसके बाद जो रोड हमारी हैं उनको ठीक करूंगा और हर गांव के अंदर मैं एक नया तालाब बनवाऊंगा जिससे वाटर लेवल ऊपर आएगा। और फिर शिक्षा के लिए जितना भी है, हम जैसे यूनिवर्सिटी है उनका, हमारे यूनिवर्सिटी तो नारनौल में नहीं बन सकती नांगल चौधरी में, लेकिन हम उसका रीजनल सेंटर लेंगे, हम बढ़िया बढ़िया स्कूल उसके लिए खोलेंगे। और हम लोगों के काम के लिए मेरी जो रोड मैप है उसमें 10,000 आदमियों के रोजगार की उसमें योजना है और वो रोजगार की योजना पूरी 20 साल के से भी पहले वो हो जाती है। दयानंद जी कि 20 साल का मेरा रोड मैप क्या होगा। पहली प्रायोरिटी पानी है ही, क्योंकि जीवन पानी के बिना नहीं चलता, पानी पीने का भी और सिंचाई के लिए भी। दूसरा हमारा मकसद होगा कि एजुकेशन का, क्योंकि मैं बेसिकली एजुकेशन से हूँ, तो मैं 3 चीज़ें एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इस वर्तमान सरकार ने तुगलकी फैसले एक प्रयोगशाला बना दी है। मैं थोड़ा वो करना चाहूँगा। RTE हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट में 1 से 8 तक कोई भी बच्चा उम्र के हिसाब से किसी भी क्लास में एडमिशन ले लेता है। 20 साल की योजना नहीं बता रहे हैं, आप सीधे बता 20 साल की एजुकेशन में सुधार लाएंगे। 20 साल की योजना का ये है कि एजुकेशन का स्तर ऊंचा होगा और बेरोजगारी। मुझे लगता है 20 साल का विजन प्लान करने का कल्चर। अच्छा, दूसरा मेरा डेवलपमेंट सरकार में रहते हुए भी विकसित नहीं हुआ। सिर्फ मास्टर प्लान बनते हैं मेरा एक मास्टर प्लान में कुछ सामान होता है। सर मेरी एक योजना जो महत्वपूर्ण है हमारे उसमें नांगल चौधरी के हिसाब से सोलर पावर जनरेशन मेरा ये होगा कि 5 एकड़ में एक छोटी यूनिट लगाई जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाएं, 40-50 लोग उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहें और उससे उस प्लान को, यानी उसमें लगभग प्रतिदिन 4000 यूनिट पावर जनरेट हो सकती है उस प्लांट से। पानी भी ज़्यादा नहीं लगता उसमें और 8 या 9 रुपये यूनिट के हिसाब से 35,000 रुपये प्रतिदिन इनकम हो सकती है।
तो महीने की इनकम 9 या 10 लाख तक होती है, तो 40-50 के लोगों का रोजगार अच्छी तरह से चल सकता है। ये मेरा एक 20 साल की प्लानिंग आप कैसे करेंगे, आप दोबारा बता सकते हैं? 1 मिनट आपको और देते हैं। सर प्लानिंग ये करेंगे, बिजली और पानी का प्रबंध अच्छा हो जाए, पानी के लिए नहर से जोड़ा जाए जी, और लाइट हर गांव में, हर घर में जी, हर घर में लाइट हो जाए, 24 घंटे लाइट आए। एजुकेशन ऑटोमेटिक ही अपने ऊपर उठ जाएगी। और मेरा यही निवेदन है। जज साहब, मेरा एक सबमिशन आप उस पर जज कर सकते कीजिए। मैंने 20 साल फ्यूचर की प्लानिंग शेयर की आप लोगों से। मैं 20 साल पीछे चला जाता हूँ। राजस्थान की 2 नदियां ऐसी हैं जो नांगल चौधरी के बीच में से निकलती हैं। वो नदियां बंद हैं। अगर उन नदियों में पानी आ जाए तो नांगल चौधरी की पानी की समस्या दूर हो सकती है। किसी जो भी यहाँ उपस्थित लोग हैं, राधेश्याम जी पे ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ेगी क्योंकि विधायक रहे हैं। कभी आपने कोशिश की कि राजस्थान सरकार से कोऑर्डिनेशन करके इन नदियों को हम जिंदा कर दें और इनसे जो पानी आएगा? लेटर लिखे, राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखे कि आपने बांध बना दिए हैं, इस पर दोहन नदी पर भी बांध बना दिया और कृष्णावती नदी पर बांध बना दिया। तो जो बेसिक जो प्रिंसिपल है रिवर बेसिन का, कैचमेंट एरिया का, वो पानी हमारे इसमें आप छोड़ें। और हमने हरियाणा सरकार को भी पत्र लिखा कि आप हमारी इस बात को किसी भी तरह से इसको पूरी करवाएं। राधेश्याम जी, यही फर्क नजर आ रहा है कि जहां पे व्यक्तिगत काम होता है राजनीति में, हमारे नेता गाड़ी लेके जाते हैं और जब तक मंत्री और मुख्यमंत्री काबू नहीं आता, चाहे दो दिन उसकी कोठी के बाहर सोना पड़े, सो के काम करा के आते हैं। जब पब्लिक का काम होता है तो चिट्ठी लिखते हैं। ऐसा है कि इतना बड़े आदमी हम नहीं बने कि मुख्यमंत्री को जाकर के घेर लें जी। और ये काम तो हमारा मुख्यमंत्री कर सकता है। हमारे मुख्यमंत्री को हमने घेरा है, हमारे मुख्यमंत्री ने इस मामले में प्रयास किया है, कहा है। लेकिन ये सब जो ना झगड़ा सरकारों का इतना है कि वो इतना बढ़ गया है कि आप जी जी 20 साल के विजन का है जी। आपने जो हमें बायोडाटा दिया है राधेश्याम जी का जी, उसमें ये मेंशन नहीं है कि राजस्व अधिकारी आए। हाँ जी, सेल्स टैक्स ये बड़े अधिकारी रहे, सेल्स एंड एक्साइज, उसमें ये नहीं है। हमारे श्रोतागण इस बात से वंचित रह जाएंगे जी कि ये बड़े अच्छे परफेक्ट और सक्षम अधिकारी रहे हैं जी। और अब उस नौकरी के दौरान भी जी ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का उद्धार करने के लिए कुछ न कुछ करते रहे हैं, जो कि आमतौर पर नौकरी पेशे के लोग नहीं करते। तो मेरा सवाल पर्टिनेंट ये है कि जब आपका विजन क्या था, जब आप नौकरी में थे, तो आपने पॉलिटिक्स में आने के लिए अपना विजन या रोड मैप क्या तैयार किया था, और जब आप पॉलिटिक्स में दरअसल आ गए तो आपके विजन में कोई तबादला हुआ, कोई परिवर्तन हुआ, या वो का वो विजन है? मैं जब नौकरी में था तब भी मेरा ये विजन था कि मैं इस इलाके में पानी लाऊं और इस इलाके में शिक्षा को ऊपर बढ़ाऊं, और मैंने आने के बाद भी इस विजन को अपने को पूरा किया है काफ़ी हद तक। 4 साल में जितना कर सकता था 4.5 साल के अंदर, और उसको आप मौके पर देख सकते हो। मैं कहता हूँ वो झूठ हो सकता है, लेकिन आप उसको मौके पर देखें। मैं उस समय भी कम होता जा रहा है। कविता जी, आप? मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि आप चारों में से किसी ने भी आगे 20 साल में क्या प्लान, आपका विजन क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके, वो अभी तक जवाब सामने नहीं आया। 20 साल हमने ये बताया है कि 20 साल में हम बताया गया है विनोद जी के शिक्षा को बढ़ाएंगे। बारी बारी से पानी की जो प्रॉब्लम बताई गई विनोद जी के द्वारा, वो हल्के में प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमारे सांसद जी के द्वारा किया जा रहा है और 50 साल तक के लिए किया जा रहा है, नॉट फॉर 20 साल। चंद्र प्रकाश जी, अगर आपकी सांसद को टिकट नहीं मिली तो आपको भी टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पूरा फोकस सांसद पे है। हमें टिकट की जरूरत नहीं है, हम तो जनता की सेवाएं करेंगे। सर नदियों से जोड़ा जाए। जी कविता, हाँ। जैसे ये बोल रहे हैं कि हम अपनी समस्या जो है जो आगे डालेंगे, फिर मतलब मुख्यमंत्री तक जाएगा, फिर आगे जाएगा। अगर इसी हिसाब से आप लोग सोचेंगे तो मतलब जनता तो आपके यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। किसका नंबर है जी? सर सबको सवाल है। विनोद जी बताइए। सर सबसे पहले यह है कि नदियों से अगर जोड़ दिया जाए तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, दूर हो गई, इसका क्या करेंगे? 5 साल में समस्या दूर हो गई। नहीं, ये समस्या होगी, बिजली की समस्या वो दूर किया जाएगा। बाकी 15 साल क्या एजुकेशन के करेंगे? लिए पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर 15 साल क्या करेंगे आप? अजय जी और गुप्ता जी, प्रॉब्लम है, जब मैं शो को कंपाइल करूंगा तो उस पर हम आएंगे। दरअसल ये क्वेश्चन काफी
किशोर जी भी इस बात से एग्री होंगे, काफी टफ क्वेश्चन है। 20 साल आप 20 साल बाद अपने हल्के का क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन काफी टफ है। नहीं, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है हमारा। एग्रीकल्चर में बेसिकली, चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बता दीजिए। उस सेक्टर में काफ़ी कुछ काम किया जा सकता है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, और कम पानी में ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम है, कम पानी से भी उसका यूज़ किया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर में जैसे बेर की खेती हो सकती है, नींबू हो सकता है, पपीता हो सकता है, और अंगूर हो सकते हैं। इस तरह की खेती की आप पूछना चाहेंगे? मैं ये है कि जी 20 साल का जो विजन है कि एक तो खेती पर आधारित उद्योग हम लगाएंगे हमारे क्षेत्र के अंदर, जो 20 साल तक आगे चलते रहेंगे। एक जो पानी की समस्या को हम समाधान कर देंगे तो हमारी कृषि का विकास होता रहेगा। फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ करके आगे रोजगार को पा सकेंगे। इस तरह से 20 साल में प्रश्न ये था, 20 साल बाद, आप 20 साल बाद देखिए आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, कितने बड़े बड़े टाउन्स होंगे वहाँ पे, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे वहाँ पर, कितने वहाँ के लोग IAS बनेंगे, कितने बच्चे बड़े होकर साइंटिस्ट बन जाएंगे, कितने मेडिकल कॉलेजेस होंगे, कितने हॉस्पिटल्स होंगे। क्या आप गुड़गांव की तरह वहाँ शहर बसाएंगे, क्या वहाँ पर इंडस्ट्रीज लाएंगे? ये विजन होता है। ये छोटी बिजली पानी नहर की बात से वो तो इमीडिएट सॉल्व हो जाता है। ऐसा है कि इंडस्ट्री लाने के लिए कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पानी की जरूरत होती है। इंडस्ट्रीज लाएंगे, पानी आने के बाद गुड़गांव कभी नहीं बना सकते हम। 100 साल में भी नांगल चौधरी में गुड़गांव नहीं बना सकते, बात 20 साल की छोड़ दीजिए। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है कि हमारा जो नांगल चौधरी का जो क्षेत्र जो नेशनल हाईवे के साथ लगता है, जहाँ मीठा पानी है वहाँ तो हम इंडस्ट्री लगाएंगे, और जहाँ पानी मीठा नहीं है और जहाँ रोड नहीं जा रही है। जी एक्चुअल में ये सवाल गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं इनकी बात को करेक्ट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से करेक्ट कर रहा हूँ। नांगल चौधरी में जो उपलब्ध संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली आप अगले 20 साल में नांगल चौधरी के लिए क्या कर सकते हैं, आपके हल्के पे कॉन्सेंट्रेट क्वेश्चन है। हम नांगल चौधरी से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करते कि वो सिंगापुर, जहाँ समुद्र नहीं है वहाँ सिंगापुर कैसे बन सकता है, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन वहाँ माइनिंग का काम है, माइनिंग वहाँ बेरोजगारी है। जवाब भी यही है कि जो हमारे वहाँ कुछ अवेलेबल है, कृषि है। सोशल सेक्टर के बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। भ्रूण हत्या है, दूसरी समस्या, सोशल इश्यूज तो जैसे उठाए नहीं, भ्रूण हत्या का तो 20 साल का मुद्दा ही नहीं है। ये तो 1 साल में क्या 1 महीने में खत्म, ये तो 20 साल जा नहीं सकती। चलो सर ऐसा है, भ्रूण हत्या हमारे इलाके में कोई कर ही नहीं सकता कि 20 साल का क्या मतलब, इसमें तो साहब 1 महीना नहीं लगेगा। कोई शो का बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है। मैं एक चलते चलते फाइनल इसी इशू पे एक वन लाइनर आंसर इनसे मांगूंगा, आप उसी पे अपना जजमेंट कर लीजिए। आप एक काम ऐसा बता दीजिए मतलब जिससे नांगल चौधरी की तस्वीर बदल जाए, और आप करेंगे एक एक आदमी। चंद्र प्रकाश जी आप। केवल बेरोजगारी खत्म करना। बेरोजगारी। आप विनोद जी। सर मैं छोटे उद्योग लगवाने की कोशिश करूंगा जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाए जी, और अच्छे एजुकेशन की संस्था लाएंगे। छोटे उद्योग कैसे लगवाएंगे, उसके लिए पैसे का इंतजाम सरकार से करवाएंगे। सरकार से करवाएंगे। अगर आपकी सरकार आएगी तो, नहीं आएगी तो झगड़ा करना छोड़ देंगे, नहीं आएगी तो घर बैठेंगे। हम मांग करेंगे। राजश्याम जी आप प्लीज। जवान, किसान और विद्यार्थी, ये 3 मेरे क्षेत्र के मूल हैं, आधार हैं, और इन तीनों का विकास पूर्ण रूप से करके हम अपने क्षेत्र को। चलिए राजश्याम जी, आपसे काफी आपको अवसर दिया हमने सबसे ज्यादा, बाकी मेरे मेहमान नाराज भी हैं। दयानंद जी आपको डबल टाइम बताइए। डबल टाइम नहीं, इनको ट्रिपल टाइम दे दो जी, नाराज मत करो मेरे। नहीं, कोई नाराज होने की कोई बात नहीं है। मेरा मेन फोकस टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, एजुकेशन पर भी रहेगा, और एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया जाए उस पर भी रहेगा। और हमारा क्योंकि इंडस्ट्रीज में मिनरल्स जैसे आयरन और मुमताज, हमारा सवाल तो ये था कि कोई एक चीज जिससे तस्वीर बदल जाए। एजुकेशन, टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन हो। मेडिकल एजुकेशन आप शुरू करेंगे। किशोर जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही पूछना चाहूँगा कि जो आप मेडिकल एजुकेशन शुरू करेंगे उसके लिए बुनियादी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आपके सब मेडिकल एजुकेशन, सर मेडिकल कॉलेज है ही नहीं उधर। नहीं मेडिकल कॉलेज तो नहीं है, पर जो बेसिक एजुकेशन से ही मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल लोग आएंगे बेसिक ना, एजुकेशन का स्तर ऊंचा उठेगा, तभी तो वो लड़के आएंगे। तो इसके माने बेसिक एजुकेशन करेंगे। बिल्कुल एजुकेशन। उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया था, उनके बारे में दर्शकों को बताना जरूरी है। हाँ मुमताज जी, हमारे कंप्लीट नहीं हो पाया, बाकी जी उन्होंने बताया नहीं, विनोद जी को बिल्कुल मौका नहीं मिला बोलने का। जी जी हाँ सर।
एजुकेशन हमारे ज़िले में अच्छी है और एजुकेशन का पूरा ध्यान दिया जाएगा। एजुकेशन होगी, छोटे उद्योग लगेंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी खत्म होते ही दक्षिणी हरियाणा का मतलब आप बेरोजगारी खत्म करेंगे, आप एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। राधेश्याम जी ने अपने 3 बड़ी चीज़ें बताई, उनमें से एक दोबारा आप बता सकते हैं राधेश्याम जी? आप बेसिक एक मोटा काम कौन सा करना चाहेंगे? मोटा काम ये है कि जो हमारी बच्चे हैं, जो भावी निर्माता हैं, मैं उनके चरित्र का निर्माण करूंगा, उनके लिए अच्छा काम करेंगे। चंद्र प्रकाश जी, आप लास्ट में मैं एक सवाल मुमताज को कहूंगा कि वो भी अपने तरीके से एक सवाल पूछ सकती हैं सबसे। यस सर। जी, मेरे को विनोद जी ने हैंड ओवर किया है। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा सीधे अल्फाज में कि आप तमाम लोग अगर नुमाइंदे बनते हैं अपने अपने हलके के लिए तो महिलाओं के उद्धार के लिए क्या करेंगे? क्योंकि रिसेंटली बहुत जुल्म अत्याचार महिलाओं पे सूबे में हो रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप कैसे रिफॉर्म करेंगे उन चीज़ों? सबसे ज़्यादा महिलाओं में एजुकेशन के लिए हम उसको प्रेरित करेंगे और एजुकेशन से ही सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। जी, महिलाएं एजुकेशन में आगे हैं, आप पीछे नहीं रही हैं। ऐसी कोई नॉर्मल में ऐसी कोई घटना नहीं होती महिलाओं के साथ। महिलाओं को बराबर का हक दिया जाता है। राधेश्याम जी, ऐसा है कि महिलाओं को हम शिक्षित करेंगे, भ्रूण हत्या को रोकेंगे और हम जा करके घर घर लोगों को समझाएंगे कि भाई महिलाओं को आप पूरा अधिकार दो। और जो हमारे गुर्जर समाज में छोटे छोटे बच्चों की शादियां होती हैं, हमने उनको रोका भी है और आगे भी रोकेंगे। तो बाल विवाह को बंद करेंगे, भ्रूण हत्या को बंद करेंगे और महिलाओं के सम्मान के लिए सोशल हेल्थ ग्रुप, जो महिलाओं के ग्रुप बनाएंगे और उसमें जितने भी इश्यूज़ हैं महिलाओं से संबंधित, चाहे उनका सेक्सुअल हरासमेंट का है, चाहे कन्या भ्रूण हत्या का है या उनकी एजुकेशन का है, सभी इश्यूज़ को लेकर के उनका सुधार करें। जी, विनोद जी। चलिए मुमताज जी, लगता है हमें आज ये शो यहीं खत्म करना चाहिए क्योंकि 9 बज गए हैं घड़ी। जी बिल्कुल। अब हमें इजाजत नहीं देती। दो और उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया था, उनके बारे में मूलाराम जी हमारे यहाँ नहीं आ पाए हैं और सेठ बैजनाथ जी क्योंकि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो इसलिए हमने उनको न्योता नहीं दिया। और मूलाराम जी क्योंकि आए नहीं हैं, उन्होंने अपने नंबर मिस कर दिए हैं तो हम उनको ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और आप लोगों को हम अगला एक न्योता और देंगे, एक बार और तकलीफ देंगे। और फिलहाल अगले शुक्रवार को हम भवानी खेड़ा का पहला राउंड खोलेंगे, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। जैसे ही ज्यूरी अपनी नंबर्स हमारे पास रीजन्स के साथ, ये नंबर रीजन के साथ आएंगे कि हमने राधेश्याम जी को ये नंबर क्यों दिए, विनोद जी को किस। एक व्यक्ति हर एरिया में स्ट्रांग नहीं हो सकता। विनोद जी किसी और एरिया में स्ट्रांग हो सकते हैं, आप किसी और में हो सकते हैं। तो रीजन्स के साथ जब ज्यूरी के नंबर आएंगे तब हम आप लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। और अगर आप हमारा 3rd राउंड में जो भी आता है उसके लिए हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि ये लोग वाकई सेवा के काबिल हैं और हल्के की जनता की सेवा करना चाहते हैं। कृपया इनको टिकट भी दिलवाएं और इनको वोट भी दें। जी, विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारी इस बेहद खास पेशकश में अब वक्त खत्म हो चुका है। जूरी ने किसे एमएलए हो तो ऐसा के फाइनल राउंड में पहुंचाया है, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले राउंड का। बहरहाल हमारे तमाम उम्मीदवारों को, तमाम पहलुओं को हमारी जूरी ने जज किया है। फिलहाल आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा अगले राउंड का। हम अपने जूरी मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही अपने उम्मीदवार का। विनोद जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।